हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम जो हमारे जो सब्जेक्ट है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार हम लोग बनाते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। PYQs या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सर्च करते हैं हम आप लोगों के लिए, उसके मिक्सअप से जो कुछ जो 10 से 12 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक लिस्ट बनाकर तैयार करते हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो बेसिकली यही है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि आपके जो एग्जाम जो सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का, उसको इन 10 to 12 क्वेश्चन के थ्रू इसको आपको सिलेबस है वन शॉट में इसको कवर करने का। तो पूरी वीडियो वॉच करिएगा, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में क्या क्वेश्चन में क्या बताया गया है, किस तरह के क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की इसके बारे में। जो 10 से 12 जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, सारे जो क्वेश्चन है उन सबको देखना है आपको। और अगर इस PDF को अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पे और वहां से जाकर PDF बाय कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं लेना है तो आप ये वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज किसी को PDF बाय करनी है तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं मैसेज करके। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्राथमिक शिक्षा निर्माण में जो प्राथमिक शिक्षा है वो राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान करती है, और जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इनके उदाहरण के बारे में भी हमें बताना है। इसके ऑप्शन में एक और है, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की जो प्रमुख जो विशेषता है उनके बारे में बताइए, और प्राथमिक शिक्षा में समावेशिता कैसे ये सुनिश्चित करती है ये बताना है। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज में राष्ट्र की नींव होती है, एक जड़ होती है जो विशेष रूप से जो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो हमारी फर्स्ट से लेकर जो 5th तक जो हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा। ये बच्चे के समृद्ध विकास और नागरिक निर्माण की दिशा में ये इनका पहला मजबूत कदम होता है। जो हमारा जो मेन जो हमारी जो विकास है वो हमारे 1st से 5th की जो क्लास है ना उन सब में हमारा विकास होता है। बच्चे का जो विकास होता है 1st to 5th क्लास में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें हमें दिया जाता है। नागरिक निर्माण में नई नई चीजें सिखाने में और पूरी तरह से विकास होने में ये हमारी मदद करता है। हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा। जैसे भारत है ना, विकासशील देशों में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके माध्यम से ना बच्चों को केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है बल्कि वो एक जागरूक नागरिक बनते हैं, जिम्मेदार समाज का वो हिस्सा भी बनते हैं। इस टाइम में किसी भी उद्देश्य को साकार बनाने के लिए शिक्षा का जो अधिकार है RTI अधिनियम के 2009 के थ्रू बनाया गया था। इसने सभी बच्चों को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिले। तो प्राथमिक शिक्षा का जो निर्माण है वो जो प्राथमिक शिक्षा है उसका राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान था। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम इनका योगदान देखेंगे तो कौशल विकास, तो प्रारंभिक जो शिक्षा है ना वो बच्चों को बुनियादी गणित, भाषा, तार्किक सोच ये सब सिखाती है। तो ये कौन सिखाती है, ये हमारी प्राथमिक जो शिक्षा है वो इसमें अपना योगदान देती है, जिससे वो आगे चलकर कुशल श्रमिक या उद्यमी भी बन सकते हैं। रोजगार के अवसर, तो शिक्षित व्यक्ति बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शिक्षा प्राप्त होगी, ऐसे आप लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछता है। तो एजुकेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके जो रोजगार है, आपकी जो जॉब्स हैं, इन फ्यूचर आपको कोई अपना काम स्टार्ट करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको, अगर आप एजुकेटेड हो गई, शिक्षित व्यक्ति ही उसको कुछ भी अगर इनकेस मतलब कोई भी रोजगार लेना है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, तभी आप आगे अपने जो इन फ्यूचर में उसके बारे में कुछ कर सकते हो। अपना करियर के बारे में अगर आप सेट कर लोगे, हाँ मुझे इस लाइन में जाना है, तो तभी कर सकते हो ना जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। तो यही है कि शिक्षित व्यक्ति बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकता है अगर उसको शिक्षा प्राप्त होगी तो बेहतर। अगर आप एजुकेटेड हो गए या फिर आपकी डिग्री होगी, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, तो आप जो मल्टी इंटरनेशनल जो कंपनियां होती हैं उसमें जॉब कर सकते हो। इंटरनेशनल कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं
इस इन समय आपको अच्छी जो इनकम है आपकी जो वो मिल सकती है। तो जो एजुकेशन अगर अगर आपके पास होगी, अगर आप शिक्षित हो गए तो आपको बेहतर से बेहतर जो रोजगार है वो मिल सकता है। तो जिससे वो जो गरीबी है वो कम हो सकती है इससे, और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। उदाहरण जैसे जो राज्य है उसमें साक्षरता दर वो बहुत ज्यादा अधिक होती है, जैसे केरल में, वहां बेरोजगारी की दर है वो अपेक्षाकृत कम ही है। सामाजिक दृष्टिकोण से योगदान, तो समानता और समावेशिता में शिक्षा जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के भेद को मिटाकर समाज में समानता की स्थापित करता है। आपने क्लासरूम वगैरह या फिर आपके जो कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन वगैरह है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा टीचर सबको एक समान ट्रीट करता है। वो वहाँ पर वो ऐसे नहीं दिखाते हैं कि किसी जाति, ये अलग जाति का है, अलग वर्ग का है, अलग धर्म का है। तो जो शिक्षा है ना उसको अपने इस मतभेद को मिटाकर सबको समान रूप से एक तरह से समझती है। सबको जो शिक्षा प्रदान करती है वो एक रूप से करती है। महिला सशक्तिकरण, तो प्राथमिक जो शिक्षा है उससे जो लड़कियां हैं वो आत्मनिर्भर बनने लगी है। पहले लड़कियों को अधिकार नहीं था शिक्षा प्राप्त करने का, लेकिन अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए। बाल विवाह और जो घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं हैं उसमें भी कमी आती है अब। उदाहरण से बिहार, उत्तर प्रदेश में जब लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ने लगी तो किशोरियों में आत्मविश्वास आने लगा और स्वास्थ्य दोनों में ही सुधार भी देखा गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण में योगदान। तो जागरूक नागरिक है उसमें शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकार, कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है, और लोकतंत्र की मजबूती में शिक्षित नागरिक मतदान में भाग लेते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लोग खड़े हो जाते हैं, विरोध करते हैं इनका, और लोकतंत्र को सशक्त भी बनाते हैं। ये लोकतंत्र की भी मजबूती हो रही है। उदाहरण से चुनावों में शिक्षित जो क्षेत्र है वहां की भागीदारी प्रभावशाली होती है और मुद्दों पर भी आधारित होती है। तो बेसिकली ये है कि शिक्षा हमारा शिक्षा जो है ना वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। हमें हर तरीके से वो मजबूत बनाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं और समाविष्टताएं, तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है इसको लागू किया था। इस संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं उनको निःशुल्क की जो शिक्षा है ना वो अनिवार्य की जाएगी। इनकी मुख्य विशेषता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो हर बच्चे के पास सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल है, वो किसी भी शुल्क के बिना उनके उसमें नाम लिखवा सकते हैं अपना, और पढ़ाई का उनको अधिकार भी मिल सकता है। 25% आरक्षण, तो निजी जो स्कूल है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित की जाएगी। निजी मतलब प्राइवेट स्कूल्स बिना भेदभाव के प्रवेश, जैसे जाति, धर्म, लिंग, आय, इन सब के आधार पर किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पे रोक, तो स्कूलों में जो बच्चों की गरिमा है उसकी जो रक्षा है उसके लिए ये सब करना अनिवार्य है। शारीरिक दंड और ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण, तो योग्य जो शिक्षक है ना उनकी नियुक्ति प्रशिक्षित शिक्षक होना आवश्यक माना बनाया गया इनके लिए। उनकी योग्यता देखी जाती है, उनका प्रशिक्षण, उनका एक्सपीरियंस, उनका शिक्षा सिखाने की जो विधि है उस पर ध्यान दिया जाता है। उनकी जो शिक्षा है उनकी योग्यता क्या है और उन्हें एक्सपीरियंस कैसा है। ऐसा आप टीचिंग के लिए ऐसे कि जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे स्पेशली आपकी जो डिग्रीज हैं वो मांगी जाती हैं आपसे, आपकी जो शिक्षा है कितनी योग्यता है आपकी, इस अकॉर्डिंगली आपको एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। क्योंकि जो बच्चों का भविष्य है वो हम शिक्षक के हाथ में ही तय होता है, और जो शिक्षक है वो ही बच्चों के जो भविष्य को वो तय करते हैं। वो उनकी जो सही गाइडेंस है वो शिक्षक के थ्रू मिलती है। सामान्य पाठ्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है, तो हर राज्य के स्कूलों में समान स्तर की जो शिक्षा है वो सुनिश्चित की जाती है। समावेशिता कैसे सुनिश्चित करता है? समावेशिता कैसे सुनिश्चित करता है, तो ये जो कानून है ये वंचित वर्ग के बच्चों के लिए मुख्य धारा लेकर आता है, क्योंकि उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, ये विशेष जो आवश्यकता वाले जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान लेकर आया था। और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था इसने, और जिससे लैंगिक समानता है उसको भी बल मिलता है। निष्कर्ष क्या है कि प्राथमिक जो शिक्षा है वो केवल एक पुस्तक की बात नहीं है, बल्कि ये भी बताते हैं कि व्यक्ति के सामाजिक, उनके आर्थिक, उनके राजनीतिक विकास की एक आधार जो आधारशील होता है उनके आधार पर रखी गई है।
यही शिक्षा भविष्य में डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, नेता इन सब की तैयारी भी कराते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसने शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बना दिया था। यदि अगर सही रूप से इसको लागू किया जाए तो भारत एक साक्षर, समावेशी और सशक्त राष्ट्र भी बन सकता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में एससीईआरटी की भूमिका क्या थी, उनके योगदान क्या थे। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1986 के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक बौद्धिक विकास की एक आधारशिल होती है, मतलब उसके ऊपर आधारित होती है। इसके नीति निर्माण, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही विभिन्न संस्थाएं कार्य करती हैं। ऐसी एक महत्वपूर्ण संस्था होती है राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एससीईआरटी के बारे में बात हो रही है। इसकी फॉर्म है जो राज्य स्तर पर शिक्षा से संबंधित जो योजना है उसको आकार देती हैं। साथ में ही ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बनाई गई थी उसमें प्राथमिक जो शिक्षा है उसको मजबूत करने और जो सामान्य शिक्षा के जो लक्ष्य को पाने के लिए एक ठोस दिशा निर्देश, जो मतलब ये नियम कानून जो बनाए गए हैं वो प्रदान किए गए। तो इस आंसर में उसको ही पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एससीईआरटी की भूमिका और उसके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। तो एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये राज्य स्तर की प्रमुख शैक्षिक संस्था है। इसमें शिक्षा की जो गुणवत्ता सुधार है, उसके पाठ्यक्रम निर्माण है, शिक्षकों की प्रशिक्षण और शैक्षिक जो उनके नवाचार है, इसकी प्रमुखता में इसकी भूमिका के बारे में बताया जाता है। ये अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रमुख विशेषताएं, तो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक निर्माण में तो जो एससीईआरटी है ना वो राज्य की भाषा, संस्कृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और पुस्तकों का ये निर्माण करती है। ये एनसीईआरटी के दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्य करती है। शिक्षक प्रशिक्षण में तो प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनके शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है और नवनियुक्त और कार्य शिक्षकों के लिए ये इन सर्विस जो प्रशिक्षण है ये वो भी करवाती है। जो नए नए टीचर्स बने होते हैं, नई नई जो वैकेंसियों पे अप्लाई किया होता है जिन टीचर्स ने, उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस, मतलब एक वेल टीचर बनने के लिए उनको कार्य पे भी करवाती है। तो इन सर्विस जो प्रशिक्षण है वो भी कराती है। शैक्षिक अनुसाधन, तो बच्चों की सीखने की क्षमता, पाठ्य पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली, इन सब पर शोध करके नीतियों में जो सुधार करने के सुझाव है वो हमें देती है। शिक्षा में नवाचार और प्रयोग, तो जो नए नए शिक्षण है, विधियां, खेल, गतिविधियां इसकी कक्षाओं में शामिल करने के लिए उनको प्रयास करती है, उनको बताने का प्रयास करती है। नीति और कार्यान्वयन में सहयोग, तो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शैक्षिक जो योजना है उसे कार्य करने के लिए तकनीकी और अकादमिक जो सहयोग है वो प्रदान करती है। इसी प्रकार से एससीईआरटी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारने और नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने तक का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के उद्देश्य क्या है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसे भारत सरकार द्वारा उसकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, समानता है, उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए अपनी एक अहम भूमिका बनाई थी। इस नीति ने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा की जो सर्व शिक्षा की जो दिशा है सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। उद्देश्य है इसकी सर्व शिक्षा का लक्ष्य है एजुकेशन फॉर ऑल। तो 6 से 14 वर्ष के जो सभी आयु के बच्चे थे, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया और सर्वभौमिक शिक्षा है इनको बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी। उनका जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य किताबें हैं, जो यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं, वो सब इनको निःशुल्क दी जाएंगी। शिक्षा में समान अवसर, तो सभी वर्ग के, विशेषकर लड़कियां, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं ना उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, तो पाठ्यक्रम की जो बाल केंद्रित बनाना, नवाचार को प्रोत्साहन देना, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना, शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना, ये शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाने के लिए अपने अहम हिस्से हैं। शिक्षकों का प्रशिक्षण और योग्यताएं,
तो प्रशिक्षित शिक्षक और प्रेरित जो शिक्षक है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। नए नए शिक्षक है उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनको वहाँ का मतलब जो कार्य है वो सिखाया जाएगा। बच्चों को किस तरह से अटेंड करना है, किस तरह से प्रिटेंड करना है, कैसे एजुकेशन मतलब उनको एक सही दिशा दिखानी है। तो जब शिक्षक अच्छे से शिक्षित होंगे और उनको बच्चों को एक, क्योंकि शिक्षक जो है वो बच्चों के लिए गाइडेंस होते हैं, सबसे पहले वो ही सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं। उसके बाद स्कूल में जाकर वो अपने अपने जो विकास है उनका शैक्षिक रूप से वो प्राथमिक स्तर पर ही ठीक होता है उनका। बालिका शिक्षा पर विशेष बल। तो जो प्राथमिक स्तर है वहां पर जो लड़कियों की शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया गया था, विशेष योजनाएं भी तैयार की गई थी इसके लिए। आंगनवाड़ी और जो पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है उसका समन्वय। तो प्रारंभिक शिक्षा बाल्यकाल शिक्षा को भी प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया था। स्कूलों का भौतिक ढांचा दृढ़ बनाना, तो जो स्कूल भवन है, शौचालय है, पानी, पुस्तकालय और खेलकूद की जो सुविधाएं वो भी उपलब्ध कराई गई थी। निष्कर्ष, तो SCRT और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दोनों का लक्ष्य शिक्षा को अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना रहा है। SCRT राज्य स्तर पर इन तीनों नीतियों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि शिक्षा नीति व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है। जब नीति और कार्यान्वयन संस्थाएं मिलकर एक काम करती हैं, तब शिक्षा का जो लक्ष्य है वो हर बच्चे तक पहुंचता है। गुणवत्ता और समान अवसर सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। यही राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनेस्को शिक्षा में लैंगिक असमानता में ये कैसे निपटती है? केस स्टडी या अपनी समझ के भी इसको उदाहरण देना है। और इसके ऑप्शन में है वैश्विक शिक्षा, जो ग्लोबल एजुकेशन है उसमें यूनिसेफ के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो शिक्षा जो है वो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भी दुनिया भर में जो लाखों लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। काफी जगहों में अभी भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इक्वालिटी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक गंभीर चुनौती बन गई थी, जो सामाजिक विकास को भी बाधित कर रही थी। इस स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा को सभी के समान रूप से सुलभ बनाने के लिए यूनेस्को ने क्या किया था? यूनेस्को और यूनिसेफ ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे रिलेटेड प्रयास कर रहे थे। तो जो इन लोगों की मतलब इनकी क्या भूमिका है इसमें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनेस्को और लैंगिक असमानता में भूमिका। तो यूनेस्को है जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख एक संगठन है, जो शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए इसने अपने सबसे पहले तो विशेष पहल की थी। मुख्य प्रयास क्या किए थे? एजुकेशन फॉर ऑल एंड जेंडर इक्वालिटी का लक्ष्य। तो यूनेस्को का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि लड़कियां और महिलाएं शिक्षा के हर स्तर पर समान अवसर प्राप्त करेंगी। डाटा और रिपोर्ट्स का प्रकाशन। तो यूनेस्को नियमित रूप से ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें देश की प्रगति का विश्लेषण होता है, इसमें जानकारी होती है और इस स्थिति में निर्माताओं की जो मार्गदर्शन, इसके लिए मार्गदर्शन भी मिलता है उनको। शिक्षिका प्रशिक्षण और महिला नेतृत्व को बढ़ावा। तो महिला जो शिक्षा है उनकी संख्या बढ़ने लगी थी, स्कूलों में नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया गया था। कम उम्र में शादी और बालिका शिक्षा। तो यूनेस्को ऐसे सामाजिक मुद्दों पर सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर कार्य करता है। जो बालिका है उनकी शिक्षा में, जो बालिका शिक्षा है उसमें बाधा मिलते हैं, जैसे बाल विवाह, घरेलू कामकाज का बोझ। और इस उदाहरण में हम ले सकते हैं अफ्रीका के माली देश में यूनेस्को की पहल। तो जो माली में जो लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर की वजह से बहुत अधिक थी, कि यूनेस्को ने वहां पर ट्रेनिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम चलाया, जिससे महिला जो शिक्षक है उनको प्रशिक्षित किया जा सके, जो समुदाय है उनको जागरूक किया जा सके इसके प्रति, शिक्षा के प्रति। उनका परिणाम ये हुआ कि लड़कियों की जो भागीदारी है उसमें वृद्धि होने लगी, समुदाय में जो शिक्षा के जो प्रति नजरिया है वो बदलने लगा। वैश्विक शिक्षा में यूनिसेफ के उद्देश्य। तो जो यूनिसेफ है बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के
क्षेत्र में कार्य करने वाले एक प्रमुख संगठन माना जाता है। ये विशेष रूप से संकटग्रस्त, गरीब और वंचित जो बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित करता है, उन पर बल देता है, विशेष रूप से इन सब का ध्यान रखता है वो। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? हर बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो यूनिसेफ का मानना था कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी वर्ग, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में शिक्षा। तो युद्ध, आपदा या विस्थापन की स्थिति में भी बच्चों को शिक्षा मिलती रही है। इसके लिए यूनिसेफ स्कूल किड्स, अस्थायी स्कूल शिक्षकों की व्यवस्था करवाता है। उदाहरण में तो सीरिया और अफगानिस्तान में यूनिसेफ ने युद्ध से प्रभावित बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र भी चलाए थे। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान। तो जो बालिका शिक्षा में जो रुकावटों को दूर करना है, सुरक्षित स्कूल, शौचालय की व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता पे अभियान, तो इन सब पे भी ध्यान दिया गया था लड़कियों की शिक्षा पे। तो बाल श्रम और बाल विवाह को रोकना, क्योंकि ये दोनों जो शिक्षा के रास्ते की बड़ी बाधाएं बन गए थे, यूनिसेफ इनके विरुद्ध नीति और कार्यक्रम भी चलाता है। डिजिटल शिक्षा और नवाचार। तो यूनिसेफ जी परियोजना के तहत विकासशील देश में इंटरनेट और तकनीकी जो शिक्षा उस तक पहुंचाने का वो कार्यक्रम कर रहा है। कुछ निष्कर्ष है इसका। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों ही वैश्विक शिक्षा को समावेशी, समान और सतत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जहाँ यूनेस्को जो नीति डेटा है, लैंगिक समानता है, उसके माध्यम से वो कार्य करते हैं, वो वहीं यूनिसेफ जो जमीनी स्तर पर जाकर बच्चों की शिक्षा है उसको सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से आपातकालीन संगठन की स्थिति में भी यदि इन संगठनों के प्रयासों को स्थायी रूप से समर्थन मिले तो शिक्षा सभी के लिए सुलभ, सरल बन जाएगी, सुरक्षित और प्रभावशाली भी बन सकती है। यही सच्ची वैश्विक विकास है, यही वैश्विक रूप से विकास हुआ है विश्व तक। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्राथमिक स्तर के लिए जो पाठ्यचर्या विकास है उसके किन्हीं 4 चरणों के बारे में बताना है और हिल्डर ताबा की जो पाठ्यचर्या सिद्धांत है उसको समझाना है। पाठ्यचर्या तो करिकुलम किसी भी शिक्षा प्रणाली का जो एक मूल आधार होती है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर ये बच्चों को बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक जो शारीरिक विकास है उसकी दिशा को ये तय करती है। पाठ्यचर्या को जो बौद्धिक जो रूप है उसे विकसित करने के लिए कई चरणों में सिद्धांतों का ये पालन करवाती है और इन्हीं में से एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहे थे, इनका नाम था हिल्डा ताबा, तो जिनका पाठ्यचर्या विकास मॉडल आज भी शैक्षिक जगत में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। तो बात करते हैं प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या और विकास के 4 प्रमुख जो चरण है वो है आवश्यकता निर्धारण। तो ये चरण निर्धारित करता है कि बच्चे, समाज, राष्ट्र की जो आवश्यकताएं क्या है, इसमें छात्रों की जो आयु है, सामाजिक परिवेश है, मानसिक स्तर है और जो स्थानीय जो आवश्यकता है उनको समझा जाता है इसके अंडर में। उद्देश्य निर्धारण में पाठ्यचर्या में क्या सीखना है और छात्रों में किन गुणों का विकास करना है और ये सब तय किया जाता है। उदाहरण के लिए भाषा विकास का, नैतिक मूल्य का, संख्यात्मक क्षमता का किस तरह से कैसे करना है, तो ये सब बताया जाता था। सामग्री चयन और संगठन, तो जो विषय वस्तु का चयन है इस आधार पर किया जाता है कि वह छात्रों के लिए रोचक, उपयोगी और उपयुक्त साबित हो, जिसे सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत पर क्रमबद्धशील व इस तरीके से काम किया जाएगा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया, तो जैसे देखा जा सकता है कि निर्धारित जो उद्देश्य है वो प्राप्त हुए हैं या नहीं। मूल्यांकन से सुधार के लिए जो फीडबैक है वो भी प्राप्त करना होता है। तो इन 4 चरणों के माध्यम से एक संतुलित, बाल केंद्रित और व्यवहारिक जो पाठ्यचर्या है उसको तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं हिल्डा ताबा का जो पाठ्यचर्या विकास है उसका सिद्धांत। तो हिल्डा ताबा जी है ना, वो एक प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाविद थी जिन्होंने पाठ्यचर्या के विकास के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने ग्रास रूट्स अप्रोच का सुझाव दिया था, जिसका मतलब होता है कि जो पाठ्यचर्या है वो शीर्ष स्तर पर नहीं बल्कि शिक्षकों और कक्षाओं के अनुभव के आधार पर इनको विकसित होना चाहिए। मुख्य विशेषताएं थी शिक्षक आधारित विकास। तो हिल्डा ताबा मानती थी कि जो पाठ्यचर्या के विकास में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि वही कक्षा की जो वास्तविकता है उसको समझ सकते हैं। निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक योजनाएं, तो पाठ्यचर्या विकास स्कूल या शिक्षा स्तर से शुरू होनी चाहिए या फिर वो उच्च स्तर पर जाए। पाठ्यचर्या के विकास के 7 चरण थे,
लक्ष्यों की पहचान, विषय वस्तु के चयन, विषय वस्तु का संगठन और सीखने के अनुभवों का चयन, सीखने के अनुभवों का संगठन, मूल्यांकन विधियों का चयन, पूरे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और संशोधन। तो बाल केंद्रित दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों की रुचि, जरूरत और समझ के अनुकूल ही बनाओ। मूल्यांकन पर बल, तो ताबा ने निरंतर और प्रक्रिया आधारित जो मूल्यांकन है उसकी वकालत भी की। तो हिल्ड ताबा का जो दृष्टिकोण है वो लचीलापन, सहभागिता और यथार्थ आधारित पाठ्यचर्या है उसके निर्माण को वो आगे बढ़ाता है, उनको प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष, तो प्राथमिक जो शिक्षा है उसमें एक जो अच्छी पाठ्यचर्या है वही होती है जो बच्चों की जरूरतें, समाज की अपेक्षा और शिक्षकों के जो अनुभव है उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। चाहे हम चरणबद्ध तरीके से ही पाठ्यचर्या बनाएं या हिल्ड ताबा की जो विचारधारा है उसको अपनाएं, लक्ष्य एक ही है, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। एक की प्रभावशाली जो पाठ्यचर्या है उसी को शिक्षा को सार्थक और राष्ट्र निर्माण की सशक्त बना सकती है एजुकेशन के थ्रू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के जो व्यावसायिक विकास है उसके दौरान किन कारणों की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा था, और प्राथमिक जो स्तर है उस पर शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लाभ के बारे में बताना है। परिचय की शिक्षा किसी भी प्रणाली की रीढ़ होती है। विशेष रूप से प्राथमिक जो स्तर शिक्षा है वहाँ पे बच्चों को बौद्धिक, भावनात्मक और जो सामाजिक विकास है उसकी नींव उस टाइम से रखी जाती है, और उनको व्यावसायिक विकास मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है बच्चों के अंदर। जो हमारे प्राथमिक जो स्तर है उस चीज में उस टाइम में हमें ये सिखाया जाता है, ताकि वो जो शिक्षण है वो कार्य में नए दृष्टिकोण, पद्धतियां, तकनीकी इन सबको अपनाकर बच्चों की जो बेहतर जो शिक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन इस विकास के दौरान में कई चुनौतियां आती हैं, वहीं इसके जो अनेक लाभ भी होते हैं। तो इस आंसर में हम इसी बात को पढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की चुनौतियां, तो प्रशिक्षण की कमी। तो जो कई बार जो शिक्षक है ना उसको समय समय पर यह उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से प्रशिक्षण में व्यवहारिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, संवैधानिक जो बातें हैं वो अधिक होती हैं। सेकंड पॉइंट है संसाधनों की कमी। तो जो ग्रामीण और दूर के क्षेत्र हैं वो तकनीकी उपकरण और पुस्तकें, डिजिटल सामग्री इन सब की कमी के होते ही इससे शिक्षक नए जो ज्ञान है उसको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। कार्यभार अधिक होना, तो कई जो शिक्षक है पढ़ाई के साथ साथ प्रशासनिक जो कार्यक्रम है उसमें लगे रहते हैं, जिससे उन्हें अपने विकास के लिए समय ही नहीं मिल पाता। प्रेरणा की कमी, तो यदि शिक्षक को पदोन्नति, वेतन या सामाजिक जो मान्यता ऐसी जो प्रेरणाएं मिलती हैं तभी वो अपने विकास की ओर उत्साहित नहीं हो पाते हैं। फिर उनके अंदर प्रेरणा की कमी है, शिक्षकों के अंदर पदोन्नति, वेतन, तो ये सारी समस्याएं उन लोगों को देखने को मिलती है। भाषा और तकनीकी बाधा, तो जो प्रशिक्षण या ई लर्निंग जो सामग्री जो अक्सर अंग्रेजी या कठिन तकनीकी भाषाओं में होती है, इससे जो कुछ शिक्षक है उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास के क्या लाभ है। तो ये शिक्षक की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार। जब शिक्षक नए तरीके दृष्टिकोण से सीखते हैं तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो और भी बेहतर हो जाता है, जिससे जो बच्चों को सीखने की क्षमता है वो भी बढ़ने लग जाती है इसके अंदर। आत्मविश्वास में वृद्धि, तो नए ज्ञान और तकनीक को सीखने से शिक्षक की जो आत्मविश्वास है वो उनका बढ़ने लग जाता है और कक्षा में भी वो अधिक प्रभावी तरीके से पढ़ा पाते हैं बच्चों को। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, तो जब व्यावसायिक शिक्षा में जो समावेशी शिक्षा है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई इन सब पर प्रशिक्षण ध्यान दिया जाता है, जिससे सभी बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सके। पेशेवर पहचान और सम्मान, तो प्रशिक्षित और अपडेट जो शिक्षक है उसको समाज में सम्मान, प्रोफेशनल पहचान मिलती है। नई तकनीकों का उपयोग होता है, डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग ऐसे संसाधन इनका प्रयोग करके शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा कर पाते हैं। निष्कर्ष, तो प्राथमिक जो स्तर के शिक्षक है उनको व्यावसायिक विकास न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि जो पूरे शिक्षा तंत्र है उनके लिए बहुत जरूरी होता है। इस मार्ग में संसाधन, समय और प्रेरणा जैसी जो कई चुनौतियां हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन जब इनका समाधान किया जाता है तो इसके लाभ
अनेक गुना अधिक होते हैं। इसके प्रशिक्षित और जागरूक शिक्षक है, वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, राष्ट्र निर्माण की मजबूती की वो लोग नींव भी रखते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि उनका जो विकास है वो प्राथमिक जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करते हो, उस टाइम में ही बच्चों का ना विकास होता है, उनके बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मेंटली तौर पे वो उस टाइम से उनका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए शिक्षकों के जो सतत व्यावसायिक विकास है उसको प्राथमिकता देने पर ही हर सरकार समाज की जो जिम्मेदारी है वो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के शिक्षा नीतियों की जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा के जो समान अवसर है वो प्रदान करने में उनकी क्या भूमिका रही है, और भारत की जो प्रथम जो शिक्षा नीति है उनकी 2 उपलब्धियां बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की शिक्षा नीतियों की जो वंचित वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान, ये पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अंदर प्राथमिक शिक्षा नीतियों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परिचय देख लेते हैं इसका। तो भारत में जो शिक्षा है ना उसको सामाजिक न्याय समानता के शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखा जाता है। आज़ादी के बाद से जब भारत जो देश ने नव निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया था, तब से ये महसूस किया गया कि समाज के जो वंचित वर्ग के है ना, उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, लड़कियां, आर्थिक रूप से ये लोग कमजोर वर्ग की मुख्य धारा में लाने के लिए ही शिक्षा के जो सबसे प्रभावशाली इसको उपाय माना गया है। इसका उद्देश्य था कि भारत सरकार ने समय समय पर शिक्षा नीतियां बनाई थी। इन नीतियों ने वंचित वर्गों को शिक्षा के समान अवसर देने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वंचित वर्ग के शिक्षा के समान अवसर उनको दिए गए हैं शिक्षा नीतियों की भूमिका में। सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई अधिनियम 2009 में इन योजनाओं ने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है उसको सुनिश्चित करके इसमें जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी है। निजी स्कूलों में 25% जो सीटें हैं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। छात्रवृत्तियां या पाषण जो योजना है, तो अनुसूचित जाति है, जनजाति है और जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको छात्रवृत्तियां, दोपहर का भोजन, मिड डे मील, पुस्तकें और यूनिफॉर्म वो उनको मुफ्त दी जाती है, और जिससे वो स्कूल में बने रहे इन सब चीजों के दौरान। तो बालिका शिक्षा पर विशेष बल, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ने ग्रामीण व गरीब परिवार की बेटियों के लिए शिक्षा से जोड़ा था इस अभियान को। भाषाई सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, तो जो शिक्षा नीति है उसमें आदिवासी बच्चों के लिए अनेक जो मातृभाषा है वो पढ़ाई उसकी व्यवस्था की गई है ताकि वो आसानी से सीख सके। समावेशी शिक्षा के अंदर जो विशेष जो आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा है, विशेष शिक्षक की नियुक्ति भी की गई थी इन लोगों के लिए। इसी प्रकार जो शिक्षा नीति उन्होंने समाज के सभी जो सभी लोग हैं उनके समान अवसर प्रदान करने के लिए कानूनी, संस्थागत और आर्थिक जो उपाय हैं उनको अपनाया था। भारत की प्रथम शिक्षा नीति और 1986 की 2 प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करनी है। तो भारत की जो पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में बनाई गई थी, जो कोठारी आयोग 1964-1966 के सिफारिशों पर आधारित है। तो 10+3 शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, तो इस नीति ने पूरे जो देश है उसमें एक सामान्य शिक्षा जो ढांचे है उसकी नींव रखी थी। इसमें 10 साल की जो स्कूल की बच्ची है वो 2 साल का जो उच्च माध्यमिक है और 3 साल की जो उच्च शिक्षा है उसको प्राप्त की गई है। मतलब 10+2+3, तो मतलब 10+ मतलब 10, तो 10th क्लास आपकी बेसिकली 2 आ गया, आपकी 11 12 तो 2+ हो गया, और 3 आपकी जो 3 साल की जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है वो। तो इस प्रणाली में हमें इस बात के बारे में बताया गया है कि जो 10 साल की वो आपकी स्कूली शिक्षा होती है, 2 साल का जो आपको ये उच्च माध्यमिक शिक्षा होती है, और 3 साल की आपकी उच्च शिक्षा होती है जो विद्यालय से कॉलेज वगैरह की पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन ये उच्च शिक्षा में आती है। इससे देश भर में शिक्षा जो प्रणाली है उसको एक रूपता दिखाई गई है, किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली है उसकी एकता को दिखाया गया है। तो 3 भाषा सूत्र है, ये नीति भाषा के क्षेत्र में विविधता को ध्यान में रखते हुए 3 भाषा जैसे स्थानीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी इनको पढ़ाने की व्यवस्था को लेकर आई थी। इससे छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करने की उनको सुविधा मिल सके। निष्कर्ष, तो भारत की जो शिक्षा नीतियां हैं वो केवल ज्ञान का प्रसार करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने शिक्षा की जो समानता है, समावेशिता है, सामाजिक जो न्याय है उसको एक आधार बनाया था। विशेष रूप से इन्होंने जो वंचित वर्ग के लिए बनाई गई जो योजना है, कानून है, उन्हें केवल शिक्षा का जो अवसर है वो दिया था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाया था।
1968 की नीति ने इस बदलाव की नींव रखी थी और आगे की नीतियों ने इसको और बढ़ाया था और मजबूती भी प्रदान की थी। तो जो आगे इन्हें जमीन पर ठीक से लागू किया जाए तो जो सब शिक्षा है ना वो सभी के लिए वास्तव में परिवर्तनकारी शक्ति भी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षक का जो अधिकार अधिनियम है RTE के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समितियों को संरचना करनी है और जो प्रमुख उनके उत्तरदायित्व उनके बारे में बताइए। शिक्षक के संदर्भ में विकेंद्रीकरण को परिभाषित करें और इसके महत्व के बारे में भी बताना है। तो शिक्षा केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि ये हमारी एक सामाजिक साझेदारी भी होती है। जब समाज विशेषकर अभिभावक मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, स्थानीय समुदाय स्कूल के कामकाज में भाग लेते हैं तो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको और भी बेहतर बनाती है। यही सोच लेकर जो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में विद्यालय प्रबंधन समितियों की जो स्थापना है उसको प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही जो विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षा व्यवस्था की और अधिक प्रभावी, उत्तरदायी व सहभागी बनाया गया था। तो इस आंसर में हम इसको ही पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां, तो उसकी संरचना उत्तरदायित्व क्या थे? तो इस अधिनियम के अनुसार जो प्रत्येक सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल है उसमें विद्यालय प्रबंधन समितियां उसका गठन करना अनिवार्य हो जाएगा। संरचनाएं क्या थी? 15 से 21 सदस्य, जिसमें कम से कम 75% जो सदस्य हैं अभिभावक हैं। ये विद्यार्थियों के जो माता पिता हैं वो होते हैं। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो सीमित में जो 15% जो महिलाएं हैं वो जरूरी हो गई थी। अन्य सदस्य तो एक स्थानीय पंचायत सदस्य या नगर निकाय जो प्रतिनिधि हैं वो इनके सदस्य थे। जो एक शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रधान अध्यापक सचिव के रूप में काम करते थे। सामाजिक कार्यकर्ता या शिक्षाविद, तो ये सारे जो इसके सदस्य हैं तो इसकी संरचनाओं की ये महत्व है। तो प्रमुख जो उत्तरदायित्व है विद्यालयों की निगरानी, तो जो उपस्थिति है, नामांकन है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की जो नियमितता है, स्कूल की जो समग्र गतिविधियां उन पर नजर रखने का काम था। विद्यालय विकास योजना बनाना, तो स्कूल के 3 वर्ष के लिए एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP तैयार किया जाता है। इसमें शैक्षणिक, भौतिक और प्रशासनिक जरूरतें उनके उसके बारे में बताया जाता है। समुदाय और स्कूल के बीच सेतु का कार्य है, तो माता पिता और शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है, विशेषकर वंचित जो समुदाय है उससे। छात्रों की प्रगति की समस्या, तो जो परीक्षा परिणाम में उपस्थिति और अन्य मूल्यांकन जो आधारित प्रगति है उस पर विचार भी किया जाता है। शिकायतें और सुझावों पर भाग कार्यवाही, यदि अभिभावक या समुदाय स्कूल में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करना चाहिए हमें। इसी प्रकार SMC एक लोकतांत्रिक और सहभागी संरचना है जो स्कूल के जो जमीनी हकीकतों से जोड़कर रखती है। शिक्षा में विकेंद्रीकरण और उसका महत्व, तो विकेंद्रीकरण की जो परिभाषा है उसका मतलब है कि शक्ति और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको केंद्र से स्थानीय स्तर तक पहुंचाना। और शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रक्रिया स्कूल, समुदाय, पंचायत और राज्य स्थानीय जो निकाय है उस योजना, शिक्षा की योजना है, निगरानी है, कार्य विवरण जो भागीदारी बनाती है उसके बारे में बताते हैं। महत्व क्या है इसका? जो स्थानीय जरूरतें हैं उनके अनुसार योजना है, तो हर क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और जो भाषाई स्थिति है वो उनकी अलग होती है। विकेंद्रीकरण से शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको स्थानीय जो आवश्यकताओं के अनुसार उनको ढालना बिल्कुल संभव हो जाता है। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता, तो जब पंचायत, माता पिता और समाज जिम्मेदारी लेते हैं तो स्कूल में जो पारदर्शिता, जवाबदेही है वो बढ़ने लग जाती है। समुदाय की भागीदारी, तो विकेंद्रीकरण के जरिए समुदाय जो स्वयं को शिक्षा का जो स्वामी समझते हैं, इससे जो बच्चों के नामांकन के नाम लिखवाए जाते हैं, उपस्थिति में भी काफी ज्यादा सुधार आता है। प्रशासनिक बोझ में कमी, तो जो केंद्र और राज्य सरकार का जो बोझ है वो कम हो रहा था, नीतियां ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बन रही थी। शिक्षा में नवाचार और लचीलापन, जो स्थानीय निकाय है वो अपने अनुभव और नवाचार के लिए शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार कर सकते हैं। शिक्षा का जो विकेंद्रीकरण है वो SMC, ग्राम शिक्षा समिति, नगर शिक्षा समिति, पंचायत स्तर पर विशेष जो शिक्षा योजना है उसके जरिए ही वो साकार होते हैं। निष्कर्ष, तो विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं वो विकेंद्रीकरण दोनों ही सशक्त शिक्षा प्रणाली के दो प्रमुख स्तंभ है। SMC जो स्कूल है उसको समुदाय से जोड़ती है, वहीं विकेंद्रीकरण शिक्षा को लोक आधारित और जिम्मेदार जो प्रणाली है वो बनाता है। अगर इन दोनों को सही रूप से कार्यान्वित किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो पहुंच है, जो समानता है
उसमें आशातीत सुधार की लाना संभव है। ऐसी व्यवस्था को सशक्त, जागरूक और शिक्षित जो राष्ट्र है उसकी नींव भी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज्य सरकार की जो भूमिका है उसमें प्राथमिक शिक्षा में नामांकन और गुणवत्ता को बनाने में महत्वपूर्ण जो मतलब कैसे महत्वपूर्ण रही है उसको उदाहरण के साथ समझाना है। और इसका ऑप्शन में है कि लोक जोम्बिस जो परियोजना है उसने राजस्थान में किस प्रकार के सुधार किए थे। परिचय देखते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक जो विकास है उसकी नींव होती है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में शिक्षा के जो स्तर है उसमें सुधार लाने के लिए न केवल केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की भी अहम भूमिका होती है। इसके अंडर में राज्य अपने अपने स्तर पर जो विभिन्न शिक्षाएं, योजनाएं, परियोजनाएं इनके सुधार का प्रयास करता रहता है, लेकिन जो इसका प्रभाव है ना वो स्थानीय स्तर पर बच्चों के नामांकन के लिए, उपस्थिति के लिए, गुणवत्ता के लिए स्पष्ट रूप से देखा गया है। राजस्थान की जो लोक चौबीस परियोजना है वो उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जाता है। तो जो राज्य सरकार है इसकी क्या भूमिका रही है, तो योजनाओं की अगर शुरुआत करेंगे हम, तो जो राज्य सरकार है उन्होंने अपने स्तर पर कई योजनाएं चलाई थी। जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना और बिहार में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना चलाई गई थी। केरल में सर्व शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम को चलाया गया था। आधारभूत सुविधाओं में सुधार, तो जो राज्य सरकार है उन्होंने स्कूल भवन, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, मिड डे मील जैसी जो सुविधाएं उनको बेहतर किया था, जिससे जो बच्चे हैं वो स्कूल में टिकाव रह सकते, मतलब स्कूल में वो रह सके, उनकी उपस्थिति स्कूलों में बढ़ सके। शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, तो राज्य ने स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की जो भर्ती है, प्रशिक्षण है और निगरानी है उसकी व्यवस्था को पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार लेकर आए थे। डिजिटल शिक्षा का उपयोग, तो जो कोरोना काल है उसके दौरान कई जो राज्य सरकार है उन्होंने टीवी, रेडियो, जो मोबाइल ऐसे ऐप्स है उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई से जोड़ के रखा था। दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियाद ये योजना चलाई थी और मध्य प्रदेश में डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम भी शुरू हुआ था। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर शिक्षा को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। दूसरी तरफ बात करें कि लॉक कोलंबस जो परियोजना है उसमें राजस्थान में क्या सुधार हुआ था, तो लॉक कोलंबस जो परियोजना है ये 1992 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। एक जन सहभागिता आधारित जो शिक्षा परियोजना थी, इसका उद्देश्य था कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उसकी ओर लेकर जाना। तो वो कैसे किया था, जन सहभागिता पर बल, तो जो इस परियोजना ने गाँव में शिक्षा समितियां उसका गठन करके स्थानीय लोगों को शिक्षा का भागीदार बनाया था, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो जो लड़कियां उनके लिए विशेष स्कूल और महिला जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति हुई थी। शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, जिससे जो बालिका है वो शिक्षा में वृद्धि कर सके। शिक्षकों का प्रशिक्षण, तो शिक्षकों के व्यावसायिक जो विकास है वो कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि वो आधुनिक तरीकों से पढ़ा जा सके और विद्यालयों की जो भौतिक स्थिति है उसमें सुधार लाया गया था। नए जो स्कूल भवन निर्माण हो रहे थे उनका फर्नीचर, उनका पुस्तकालय सुविधाएं वो इन सबसे जोड़ी गई थी। सर्व शिक्षा सर्वेक्षण और डाटा आधारित योजनाएं, तो जो हर गांव का सर्वेक्षण करना ये जान जाता है ये कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनके लिए विशेष रूप से योजना भी बनाई गई थी। लोक जोम्बिस ने राजस्थान में विशेषकर ग्रामीण जो पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाया था और ये एक मॉडल परियोजना बन गई थी, इसे अन्य राज्यों में भी अपनाया गया था। निष्कर्ष, तो राज्य सरकार की जो भूमिका है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र है उसमें बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। उन्होंने स्थानीय जो आवश्यकता है उसके अनुसार परियोजनाओं को लागू करके शिक्षा को जो अधिक सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाया था। लोक जोम्बिस परियोजनाओं में इनका उदाहरण है वो देखा जा सकता है। इसने राजस्थान के हजार जो बच्चे हैं इनको स्कूलों से जोड़ा था और जो बालिका शिक्षा है उसको एक नई दिशा दी थी। यदि शिक्षा और समाज मिलकर दोनों शिक्षा के निरंतर प्रयास करें तो सबको शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा का सपना जो शीघ्र साकार हो सकता है, जिनके ड्रीम्स है वो पूरे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में शिक्षकों की जो योगदान है उसके बारे में बात करेंगे और समावेशी शिक्षा का जो अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके कोई 2 लाभ बताने हैं। तो परिचय, शिक्षक का जो उद्देश्य है वो केवल ज्ञान देना नहीं होता बल्कि सभी बच्चों को समान अवसर, सम्मान और प्रगति का जो वातावरण है वो देना होता है। इसकी भावना को समावेशी शिक्षा
ये भी कहा जाता है। जो अलग अलग जगह सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई भी बच्चा जाति, लिंग, भाषा, विकलांगता या गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहता। तो इसी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए शिक्षकों की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही आपको एक सही गाइडेंस देते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ और लाभ क्या है? तो समावेशी शिक्षा है, उसका अर्थ ये है कि सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक परिस्थिति में हो, एक समान स्कूल में समान रूप से समान पूर्वक पढ़ाई करने का उनको अवसर दिया जाता है। लाभ एक, तो सामाजिक समानता और सहयोग की जो भावना है उसको विकसित किया जाता है। जब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो वे एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग को बढ़ता है उनके बीच में, विभिन्नताओं को स्वीकार करना सीखते हैं और इससे समाज में समरसता और जो भाईचारा है उसकी भावना को बढ़ाया जाता है। विशेष विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। अगर दिव्यांग या वंचित वाले जो वंचित बच्चे समान स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अलग अलग महसूस नहीं होता है। इसमें जो आत्मसम्मान, जो आत्मनिर्भरता है वो आती है। यहाँ पे अलग है, एक सेकेंड, अलग, ओके। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों का योगदान, तो सकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसको अपनाया गया। शिक्षकों को सभी बच्चों के सामने एक समान दृष्टि से देखना होता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो विधियों में लचीलापन लाते हैं, शिक्षक है उनको विविध शिक्षण तकनीकें अपनानी पड़ती हैं ताकि हर बच्चा अपने स्तर पर सीख सके। जैसे चित्र, गतिविधि और आधारित जो पढ़ाई है वो कहानी, ये सभी। विशेष जो अध्यापक आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या सहायक संस्थानों का उपयोग हुआ है? तो जैसे ब्रेल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर की व्यवस्था, विजुअल चार्ट, इन सभी का यूज हुआ है इन लोगों के लिए। सहिष्णुता और सहानुभूति का विकास, तो शिक्षक जो कक्षा में बच्चों के बीच सहानुभूति, सहयोग और विविधता को सम्मान देने की जो भावना है उसको उत्पन्न करते हैं। अभिभावक और जो समुदाय है उसके संवाद, तो जो शिक्षक है वो माता पिता और समाज की समावेश शिक्षा के महत्व के बारे में वो जागरूक रहते हैं, जिससे स्कूल और घर का जो सहयोग है वो बना रहे। निरंतर सीखते रहना, जो समावेशी शिक्षा में लगे जो शिक्षक है वो स्वयं भी प्रशिक्षण और कार्यशाला में भाग लेकर अपने ज्ञान को अध्ययन, मतलब वो लोग भी आपने देखा होगा या फिर शिक्षक है वो भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। वो आपको पढ़ाने के लिए, मतलब वो शिक्षक तो बन जाते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि और वो बेटर कर सके। तो जो अपनी जो शिक्षा है उसको निरंतर उसका बढ़ाते रहते हैं, जो ज्ञान है वो उसको लेते रहते हैं। निष्कर्ष, तो जो समावेशी शिक्षा है वो न केवल शिक्षक का जो अधिकार वो सुनिश्चित करती है, बल्कि ये वो न्यायपूर्ण, सहिष्णु समाज की नींव भी रखती है। इसमें शिक्षकों की जो भूमिका है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे ही कक्षा में विभिन्नताओं को स्वीकार करके उन्हें सीखने के अवसर में बदलते हैं। यदि शिक्षक प्रशिक्षित और संवेदनशील और जागरूक हो तो समावेशी शिक्षा न केवल सफल होगी बल्कि समाज को भी अधिक मानवीय सशक्त भी बना सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की आवश्यकता हमें क्यों अनुभव की गई, और जो भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में कोठारी आयोग के योगदानों पर हमें चर्चा करनी है। तो शिक्षा जो शिक्षा है वो केवल एक व्यक्तिगत जो अधिकार नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और राष्ट्रीय जो विकास है उसका एक मूलभूत आधार है। भारत में शिक्षा को सशक्त और सम्मान और समावेशी बनाने के लिए समय समय पर जो शिक्षा नीति है उनके आयोग बनाए गए। कोठारी आयोग 1964-66 के, जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 1986 के, दो ऐतिहासिक प्रयास थे, लेकिन जो 1986 की नीति है उसके प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की जो आवश्यकता है वो पड़ी थी, और इस आंसर में हम उसको ही पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक सुधार किए गए थे, उसके उद्देश्य से कई नीतियां और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन केवल जो नीतियां बनाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक ठोस कार्य योजनाएं की आवश्यकता होती है। तो इसी उद्देश्य से प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 को तैयार किया गया था। इसके कारण क्या थे? नीति को कार्यान्वयन करने में बदलना, तो जो 1986 की शिक्षा नीति है उसको दिए गए सुझावों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए दिशा निर्देश जो समृद्ध योजना है वो बनाना जरूरी था। शिक्षा में समानता, तो वंचित वर्ग के बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जातियां, जनजातियों को शिक्षा के अवसर दिलाने के लिए विशेष योजनाएं उनकी जरूरतों को महसूस हुई।
बढ़ती जनसंख्या और शैक्षिक असमानता। तो 1990 के दशक में जो बढ़ती जनसंख्या है, क्षेत्रीय विषमता है और जो गिरती गुणवत्ता है, उसने एक नई एक्शन प्लान की मांग की थी और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक बनाना। तो जो POAN सर्व शिक्षा अभियान, ऐसी योजनाओं की इन्होंने नींव भी रखी थी। शिक्षकों का प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या में सुधार। तो नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक की जो गुणवत्ता है, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की जो पुनर्रचना, उसको पुनर्रचना की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह POA जो 1992 ने नीति और कार्यान्वयन के जो बीच की जो खाई है, उसको निपटाने के लिए उसका काम किया था। कोठारी आयोग के योगदान के बारे में बात करें तो कोठारी आयोग ने भारत शिक्षा के क्षेत्र में पहला अपना व्यापक और वैज्ञानिक जो अध्ययन है उसको करने वाला एक आयोग बनाया था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर DCS कोठारी ने की थी। इसकी रिपोर्ट ने भारत में की जो शिक्षा प्रणाली है उसकी नींव को पूरी तरह से परिभाषित भी किया था। प्रमुख योगदान की बात करें तो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली मैंने आपको बताया था कि ये प्रणाली आज भी भारत में लागू है और इसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा का जो स्पष्ट विभाजन है वो हुआ था। प्राथमिक आपका जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास है ये आपकी प्राथमिक आ जाती है। माध्यमिक आपके 6 to 8 के बीच में आ जाती है और मतलब 6 to आपके जो 12th है ये इसके बीच। और जो आपकी जो उच्च शिक्षा है ना वो आपके विद्यालय मतलब आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेज, तो ये सारे आपके उच्च शिक्षा में आती हैं। तो इन सब का विभाजन होना स्टार्ट हो गया। तो प्राथमिक अलग हो गई, माध्यमिक अलग हो गई, उच्च शिक्षा आपकी अलग हो गई। तो शिक्षा में समानता पर जोर दिया गया। तो आयोग ने ये कहा कि हर बच्चे की जो जाति है, लिंग है या आय के आधार पर उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। वंचित और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष योजनाओं की सिफारिशें भी लगाई गई थी। मूलभूत शिक्षा और कार्य निर्धारित शिक्षाएं। तो प्रारंभिक शिक्षा उसमें बच्चों को केवल जो किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जो जीवन उपयोगी जो बातें हैं, जो व्यवहारिक जो शिक्षा है वो देने की भी बात कही गई है। शिक्षकों की भूमिका और प्रशिक्षण। तो जो प्राथमिक शिक्षक है उनकी योग्यता, उनके प्रशिक्षण को अनिवार्य नियमित बनाने पर उनको बल दिया गया था। शिक्षक का खर्च और बजट। तो आयोग ने शिक्षा पर कुल जो राष्ट्रीय आय है उसका 6% खर्च करने की उनसे सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने भारत की जो शिक्षा है उसको समानता, गुणवत्ता और समावेशिता की दिशा में उसको मोड़ा था और भारत की जो भविष्य की जो शिक्षा नीति है नीतियों ने उसकी नींव भी रखी थी। निष्कर्ष। तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार और समानता लाने के लिए जो कोठारी आयोग है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, लेकिन इन सुधारों के माध्यम से ही व्यवहार उतारने के लिए जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का जो निर्माण है वो आवश्यक हुआ था।